सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, राइट ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर जो पढ़ना चाहिए या वेक्टर हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है ना। देखो, एक्चुअली में नो डाउट जितना भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, हाँ, तो उसमें से कुछ जो होते हैं आपका मैग्नीट्यूड मायने रखता है, दैट इज उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और कुछ ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि वेक्टर क्या है या क्यों जरूरत पड़ी ना, हाँ, तो देखो ऐसा है कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। क्या है, सपोज अगर हम लोग पूरे दुनिया के ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, है ना, पूरे जो भी अर्थ पर हैं उनके बारे में हम बात करें, तो देखिए नो डाउट एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि सारे एक ही है, मतलब ह्यूमन बींग है। हाँ, दूसरी बात आती है कि क्या हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं, हाँ, अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम प्रॉपर्टी की एनालिसिस करते हैं। हाँ, अगर मैं सिंपल एक बाइफर्केशन या डिवीजन में समझाऊं तो ये है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम मेल और फीमेल में बाइफर्केट कर देते हैं, राइट। सिमिलरली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के बेसिस पर भी बाइफर्केट कर सकते हैं, हाँ, डिवाइड करा जा सकता है। सिमिलरली आप स्किन कलर पर भी कर सकते हैं, आप हाइट के बेसिस पर भी कर सकते हैं, आप क्या बोलोगे वेट के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम पूरे ह्यूमन बींग्स को बाइफरकेट करते हैं। फाइनली आप ये समझते हैं कि थंब इंप्रेशन, रेटिना एंड ऑल सब मिला जुला के हम लोग पहुंच जाते हैं कि हाँ, सबका डीएनए तक, है ना। तो वो ऐसा क्या होता है कि हम लोग हर किसी का या बोलो कि प्रॉपर्टी के बेसिस पर ना हम एनालिसिस करते हैं। हाँ ना, कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बोलते हैं कि नहीं वो एक कैटेगरी में है, और कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलते हैं कि वो अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। सिमिलरली द एंटायर फिजिकल वर्ल्ड इज डिवाइडेड, हाँ, डिवाइडेड ऑन देयर प्रॉपर्टीज बेसिस, राइट। क्या हम उनको एक तो वेक्टर बोलते हैं और दूसरे को स्केलर बोलते हैं, और ये क्या प्रॉपर्टीज होती है इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। सो एंटायर फिजिकल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। बेसिकली देखिए, ये कैटेगरी जो है दो ही नहीं होती है, हम लोगों को एक्चुअली 11th 12th में दो ही पढ़ने होते हैं, बट आगे चल के हम लोगों को एक और मतलब आफ्टर जो भी बोल लीजिए 11th 12th या हायर क्लासेस में आ जाता है ना। बट अगर नाम की मैं बात करूं तो एक वेक्टर है, एक स्केलर है, यही दो चीजें हमें अभी पढ़नी होती है, एंड वन मोर इज नोन एज टेंसर। हाँ, सो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट स्टिल हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि एंटायर फिजिकल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, राइट। वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। तो देखिए, स्केलर की बात करी जाए तो बहुत सारे लोग सिंपल वे में बोल देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड, या जिसका मैग्नीट्यूड है, हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाता है, राइट। पहला बात तो मैं यही बोलूंगा कि हम लोग बात ही कर रहे हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, which has मैग्नीट्यूड, हाँ जी, बिल्कुल, एसोसिएटेड विथ इट्स यूनिट। हाँ जी, ध्यान से देखिए, फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है ना, और किसी चीज के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी को हम उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, एंड ध्यान से यूनिट होना ही चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल के तौर पर लिखें ना, तो देखो अगर आप केवल मैग्नीट्यूड लिख देंगे ना, तो केवल मैग्नीट्यूड लिखने से हम नहीं बता पाएंगे। से मैं 5 लिख देता हूं, तो अगर आपको कुछ पता है तो अगर हम इसमें यूनिट लिखेंगे ना, तभी आप फिजिकल क्वांटिटीज को बता पाएंगे। से अगर मैं 5 सेकेंड लिखूंगा तभी कोई बता पाएगा कि हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी। अगर से 5 ही लिख दे, हाँ, और केजी लिखेंगे तब हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग मास के बारे में। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो स्केलर है ना, जिसमें से हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम, हाँ, मास, हाँ, देयर आर अदर। चलो मैं 7 लिख दूं, जब मैं जूल लिखूंगा तब आपको पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क का। हाँ,
सिमिलरली अदर फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे आपको अभी पता भी होंगे या आएगा भी टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हाँ, सो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज क्या मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विथ इट्स क्या यूनिट। हाँ, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें, अगेन हम लोग बात कर रहे हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज, ध्यान से, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तो होना ही चाहिए, विच हैज मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विथ इट्स यूनिट। हाँ जी, विथ इट्स यूनिट। ध्यान से, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होना ही चाहिए। हाँ, नाउ इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए। इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। हाँ जी, नाउ कई लोग यहीं पर रुक जाते हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, इतना ही बोल के। ध्यान से, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी है तो बिना यूनिट के बात ही नहीं करनी है। एनीवे, इसका डायरेक्शन होना चाहिए एज वेल एज, और भी, हाँ, मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान से, हम किसी को अगर बोल रहे हैं कि हाँ ये आपका क्या बोलोगे, वेक्टर है, तो ध्यान से मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, हाँ, यूनिट भी जरूरी है, हाँ, ध्यान से इसका डायरेक्शन होना चाहिए, यस, एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी फॉलो करने चाहिए। हाँ जी, बी केयरफुल। देखिए, ये चार चीजों को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। हाँ, तो ये जो बॉक्स में लिखे हैं, ये चारों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फॉलो करने चाहिए। हाँ, नाउ इनमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगा। हाँ, और कुछ आपको पता भी चल जाएगा। मैं अगर अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर लिखेंगे ना, तो चलिए फोर्स लिख सकते हो। हाँ, बहुत सारे होते हैं, वैसे अगर अभी आपको लिखने की जरूरत है तो लिख सकते हैं। हाँ, टॉर्क होता है, और भी वेलोसिटी होती है। हाँ, और नो डाउट जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, ये हमारे पूरे 11th एंड 12th में ये आते ही रहेंगे, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ही हमें पढ़ने हैं। हाँ, नाउ जो हम लोगों ने लिखा है कुछ वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स है, टॉर्क है, वेलोसिटी है। नाउ देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, हाँ, यूनिट भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। हाँ, तो हम उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं। नाउ मैंने बोला था कि एक और फिजिकल क्वांटिटी टेंसर, बट हमारे लिए अभी क्या होगा ना, कि अगर वो वेक्टर है, मीन्स क्या, ये चारों चीजें हैं उसमें, देन इट्स वेक्टर, और अगर वेक्टर नहीं है तो सीधा उसको हम क्या मान लेंगे, स्केलर, राइट। हाँ, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अगर हम लोग लिखें ना, तो ये इस तरीके से बहुत सिंपल वे में ऐसा लिखा जाता है। हाँ, बाय एन एरो, यस, ये जो भी है हम इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। हाँ, अगर और डिटेल की बात करी जाए तो देखिए, जो लेंथ ऑफ एरो है, हाँ, ये एरो अलग है, हाँ, वो मैं डिनोट कर रहा हूं कि ये इसके लेंथ ऑफ एरो को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, यहां तक। तो लेंथ ऑफ एरो जो है वो आपके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ध्यान से, अगर हम लोग इसमें लिखें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर आता है लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ व्हाट, वेक्टर। हाँ, अगर
किसी का लेंथ कम हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, अगर ज्यादा हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सिमिलरली अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग कंसीडर करते हैं, टेल टू व्हाट, हेड। हाँ, देखिए कुछ ये स्टैंडर्ड अजम्पशंस बोल सकते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंटेशन है इनको हमें ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि बार बार आएगा और आप इसी तरीके से यूज करें, यही आप इसकी मीनिंग इंटरप्रेट करें और ऐसे ही हम लोग यूज करा करेंगे, राइट। नाउ कुछ और भी तरीके होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, है ना। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अल्फाबेट लिखें और उस पर एरो लगा दें, बड़ा छोटा कुछ भी लिखें, हाँ, तो आप इस तरीके से भी लिखते हैं और हम इसको वेक्टर ए बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल वेक्टर ए बोलते हैं। नाउ अगर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखिए मैं कुछ और नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं जस्ट इतना लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि बोल्ड में, हाँ जी, बोल्ड में अगर हम लोग लिख रहे हैं ऐसा भी, हाँ, या आप स्मॉल वाला भी लिखें, हाँ, तो बोल्ड लेटर में भी, हाँ, देयर आर सम बुक्स जिसमें कि ऐसा भी लिखा जाता है। हाँ, देखिए ऐसे भी लिखेंगे, वो भी वेक्टर है, अल्फाबेट पे एरो लगा कर लिखेंगे, वो भी वेक्टर लिखने का तरीका है, और अगर हम लोग बोल्ड लेटर यूज करते हैं वो भी हमारा वेक्टर प्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। नाउ अगर आप अभी हम लोग ज्यादा फेमस वाला बात करोगे तो हमारा यही यूज होता है, ये यूज होता है ना, बट स्टिल कुछ बुकें आपको मिल जाएंगी, इवन एनसीईआरटी में भी कई जगहों पर ये सब यूज करा गया है। हाँ, तो आप इसका मीनिंग बस समझिए और ज्यादा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो लिखते हैं तो आइदर आप सिंपल अल्फाबेट लिख दो, ऐसे लिख दो, ये लिख दो, ये आपका, हाँ, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर को मॉडुलस में लगा दीजिए। हाँ, आप वेक्टर जो लिखा है उसको मॉडुलस में ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए सिंपल अल्फाबेट लिख देना, ये एक प्रेजेंटेशन है किसका, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, राइट। सिमिलरली अगर वेक्टर है उसको हम लोग मॉडुलस में लिख देते हैं तो भी वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, तो ध्यान से बस इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा यूज करते हैं या किसी ने लिख रखा है, ऐसा दिया गया है, तो हम इसका इंटरप्रिटेशन ये समझें। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ना, सपोज अपने को एक वेक्टर गिवन है, से हम लोग ए मान लेते हैं। हाँ, एक ऐसा गिवन है A1, एक ऐसा गिवन है A2। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप ये, हाँ, मार्कर या जो भी पेन आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, हाँ, या ऐसे, हाँ, या इस तरफ, हाँ, तो देखिए ऐसा जो मैं कर रहा हूं ना, ध्यान देंगे तो ये इसी के पैरेलल में ट्रांसलेट कर रहा हूं। हाँ, मैं इसको रोटेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है कि वेक्टर चेंज नहीं होता, समझ रहे हैं ना। और हम इसको लिख सकते हैं ऑन पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, हाँ, वेक्टर डज नॉट चेंजेस। समझ रहे हैं, ऐसा है कि वेक्टर को उसी के पैरेलल अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, हाँ, घुमाते हैं प्लेन में, तो उससे वेक्टर चेंज नहीं होता। मतलब एक प्लेन में आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, ध्यान से, हम स्पेस में भी लेके जा सकते हैं, ऐसे जो मैंने दिखाया था। शायद आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, बस ये है, देखिए अगर हिल रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये ह्यूमन एरर है, मेरी गलती हो सकती है, बट हम इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, है ना। एंड देन आप ऐसे ही ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे ही नीचे ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे ही आगे पीछे ले जा सकते हैं, और ऐसा करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। नाउ अगर हम लोग कुछ और एनालाइज करें, से अगर एक वेक्टर है ऐसा ए, हाँ, और अगर हमने इस तरीके से कर दिया,
हाँ बी, तो जो कुछ भी एंगल है देन हम बोलते हैं कि ए और बी बराबर नहीं होंगे। हाँ ध्यान से, स्पेशली थीटा जो है अगर आपका नॉट इक्वल्स टू 2 पाई या आप 360 लिख सकते हैं। देखिए 360 का मतलब क्या हुआ, हाँ ये ऐसे घुमाना 180, हाँ और फिर वापस घुमा देना 360, तो वो सेम हो जाएगा ना। तो 360 हो गया तो सेम हो जाएगा, बट उसके अलावा आपने कुछ भी रोटेट करा तो ये वेक्टर आपका बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। हाँ, सो ऑन रोटेशन क्या बोला जाएगा? वेक्टर चेंजेस। हाँ जी, सो ऑन रोटेशन वेक्टर हाँ चेंजेस, है ना। यस, नाउ देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि हम लोग जब पढ़ेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इन सब का यूज होता है ना। नाउ नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, राइट। चलिए ये भी हमारे लिए एक बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे। सो इसके एकदम प्रॉपर रूल होता है, हाँ तरीका होता है, और हम उसको लिख रहे हैं। क्या है? से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर हम लोग बात करें तो सपोज चलिए अपने को एक ऐसा दिया हुआ है ए, हाँ, और दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हुआ है बी। हाँ, तो क्या करते हैं कि आप एक वेक्टर को एज इट इज रखें। एनीवे हम थोड़ा अलग से लिख रहे हैं, तो ये ए को हमने एज इट इज रखा, बी को बोलते हैं कि उसी के पैरेलल। हाँ, ऐसा करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा। सो बी को ट्रांसलेट करें बी के ही पैरेलल, सो दैट कि दोनों का टेल्स कॉन्साइड कर जाए। तो हम लोग कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एंड देखिए जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है वो मैनुअल एरर है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इसके पैरेलल ऐसे, हाँ, सो दैट कि दोनों के टेल क्या हो, कॉन्साइड कर जाए। और जब ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाए देन मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल। हाँ, ध्यान से, दो एंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो हम लोग इधर से भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपका फाई जो है बड़ा वाला, ये नहीं, जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, वही आएगा एंगल बिटवीन क्या, वेक्टर ए एंड बी। सो हम लोग अगर लिखें तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना। बिल्कुल हम लोग ऐसा लिखते हैं तो उसको यही बोलेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी। फाई इज नॉट एंगल, है ना, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, है ना, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। हाँ, ना इस तरीके से अगर मैं एक दो और डायग्राम ड्रॉ करूं तो से कि ऐसा अगर हम लोग लिखें, सपोज ये सी रहा और हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं और ये डी रहा, तो आई होप कि ये हमारा थीटा होगा। हाँ, ध्यान से ना, अगर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करूं, चलिए ई एफ या एबीसीडी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से, हमें ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कोई रूल नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, जब आप दोनों वेक्टर्स के टेल को कॉन्साइड कर दिए देन मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल, राइट। सो ऐसे लिखेंगे तो दिस इज आवर थीटा। हाँ, आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यस, नाउ अगर इसी तरीके से एक इस तरीके से मैं लिख दूं, हाँ चलिए ये अगर इधर है ये इधर है, सपोज ए और बी लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, स्मॉल ए स्मॉल बी लिख दिया। तो ध्यान से, अगर आप लिखोगे तो इधर से लिखेंगे तो भी 180 आएगा और इधर से लिखेंगे तो भी 180 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिखेंगे तो ये फिलहाल तो दोनों के दोनों ही कितने हैं, 180, इधर से या इधर से। हाँ, दोनों ही कितने आ गए, 180। बट इस तरीके से हम एक कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं, क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो आपका 180 से छोटा या बराबर हो सकता है। हाँ, जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैं वो 180 से छोटा या बराबर ही हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं होगा। अगर कभी आता है तो हम उसको ध्यान से, अगर आपने ये वाला लिख दिया फाई को, हाँ, तो अगर ये 180 से बड़ा आ गया
हाँ, तो ध्यान देना कि ये एंगल नहीं होगा, फिर 360 में से इस फाई को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। हाँ बिल्कुल। और कभी आ गया फ्री हैंड ड्राइंग होता है, दिखता है बड़ा लेकिन वो एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यू कम आ जाए, तो हम ऐसा काम कर देंगे, है ना। अगर 180 से बड़ा आ गया तो बी केयरफुल, हाँ हम एंगल गलत मेजर कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट। अगर इस चीज को और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, चलिए एक हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सपोज अपने को कुछ वेक्टर्स गिवन है, ऐसा लिख लेते हैं, ये ए है और एंगल इसका 30 डिग्री है। सपोज ऐसा बी है, इसका एंगल 60 डिग्री गिवन है। हाँ, और भी हम लोग एक दो यूज करते हैं। ये सी है, ये एंगल, चलिए सी को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। हाँ, सी है और ये एंगल से 60 डिग्री है। हाँ, और डी है, ऐसा लिख लेते हैं, और ये एंगल इज 45 डिग्री, है ना। कुछ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से हम लोगों ने वेक्टर को दिखा रखा है ना। और देन फाइंड, हम हाँ जी फाइंड लिखते हैं थीटा ए बी। हाँ, कोई भी किसी भी दो के बीच का पूछा जा सकता है, थीटा ए बी। चलिए थीटा ए बी हो गया, ए डी लिख लीजिए, ए सी भी लिख लीजिए। हाँ, कोई भी दो लिखा जा सकता है, थीटा ए सी लिख लीजिए। चलिए एक और मैं लिख देता हूं, हाँ थीटा, आप बी सी भी लिख सकते हैं। हाँ, और भी लिख सकते हैं, थीटा हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं। हाँ जी, मैं बोलूंगा कि आप आंसर देखने से पहले तो आप खुद से ट्राई करें, हाँ, एंड देन आप आंसर देखिएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, राइट। सो कोई भी अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है तो आप आंसर देखने से पहले आप उसको थोड़ा अपने से ट्राई करिए, राइट। नेक्स्ट, चलिए हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। नाउ 1 by 1 में लिख सकता हूं, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी की बात करें तो ए और बी को, चलो पहले रेफरेंस लाइन हम लोग लिख लेते हैं। ए को दिया गया है आपको इस तरीके से, हाँ, ए का एंगल बता रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सिमिलरली बी को हम जानते हैं कि उसको ट्रांसलेट करके और ए के टेल से ले आना है, तो ए के टेल पर ले आइए, हाँ, और दिस इज आवर बी, और इधर से ये एंगल दिया है एंड दिस इज 60 डिग्री, ये है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। दिस इज आवर थीटा ए बी, हाँ, और दिस इंप्लाइज की थीटा ए बी की बात करी जाए तो बहुत आसानी से पूरे 180, हाँ, में से ये 30 माइनस, हाँ, मेरे ख्याल से आप, हाँ, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, 90 डिग्री। हाँ, हो गया। नाउ नेक्स्ट, आप इसी तरीके से और भी जो गिवन है ट्राई कर सकते हैं। दूसरा अपने को बोल रहा है थीटा ए डी, हाँ, तो थीटा ए डी के लिए अगर हम लोग लिखें तो वापस से आप इस लाइन को रखें, हाँ, ए बी ए डी, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रखिए। ये रहा आपका ए, हाँ, एंगल 30 डिग्री है, डी दिया हुआ है इस तरीके से, एंड दिस वैल्यू इज 45। हाँ, तो मेरे ख्याल से हमें कोई समस्या होना नहीं चाहिए कि ये पूरा एंगल ही तो हमारा हो जाएगा थीटा एडी। हाँ, तो थीटा एडी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, 30 और प्लस 45, हाँ जी, दैट इज 75 डिग्री। हाँ, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें समस्या होना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं और एक दो लिख ही देता हूं। ए एंड सी की बात कर रहे हैं, लिखते हैं। ये अपवर्ड इंक्लाइन है, ये डाउनवर्ड इंक्लाइन है, ऐसे करते हुए 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मैं लिखता हूं थीटा ए सी के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, तो थीटा ए सी का जो चल रहा है वो इस तरीके से, ये हो गया है ए, हाँ, और ये हो गया है आपका सी, हाँ, दिया हुआ है ये 30 डिग्री और से ये 60 डिग्री, ऐसा ही दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये इससे 30 डिग्री, इधर से 60 डिग्री, हाँ,
ना देखिए, अगर मैं लिखूं तो जो भी हमें लग रहा है, हम इस एंगल को लिख लेते हैं एंड दिस इज थीटा ए एंड सी। हाँ, तो देखो अगर थीटा ए सी लिख रहे हैं तो मैं समझाना ये चाहूंगा कि ये पूरा 180 में से 30 माइनस कर दो और 60 फिर ये ऐड कर दीजिए। आप देखो जैसे भी लिखना चाहें लिखिए, 180 माइनस कर दीजिए 30 और प्लस कर दीजिए 60, तो ये आ गया 210 डिग्री। ध्यान रखेंगे ये बड़ा हो गया है 180 से और ये गलत आ गया है। हाँ देखिए, मैं एक्चुअली में जानबूझ के ये काम करा कि ये 30 डिग्री ज्यादा दिख रहा है, 60 डिग्री कम दिख रहा है, और ये फ्री हैंड ड्राइंग है, आपसे भी हो सकता है गड़बड़। जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 180 से बड़ा आ गया तो आप समझ जाओ कि हमने गड़बड़ कैलकुलेट कर दिया है ना। तो आपको इनफैक्ट इधर वाला एंगल कैलकुलेट करना है। हाँ, ये थीटा एसी होगा, ये डैश हो चुका है। हाँ, तो ये डैश हो चुका है। नाउ आइदर आप इसको कैलकुलेट करें इधर से, हाँ, और आप चुपचाप जो आया है उसको 360 में से माइनस कर दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और हम लोग थीटा एसी लिखेंगे तो आइदर आप इधर से कैलकुलेट करो, मतलब 180 में से 60 माइनस करिए और 30 जोड़ दीजिए। हाँ, 180 माइनस 60 और प्लस 30 कर देंगे तो ये कितना आ गया, 20, 150। हाँ, और हम ऐसा भी कर सकते थे, थीटा एसी जो है वो 360 माइनस थीटा एसी डैश, जो कि आपका 180 से बड़ा है। हाँ, तो आप इसको 360 माइनस 210 जो भी आया है एंड बाय दिस वे अगेन ये 150। हाँ, तो ये देखिए जस्ट मैंने आपको थोड़ा सतर्क करने के लिए समझाया कि ऐसा हो सकता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी 180 से बड़ा आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, हाँ, आइदर दूसरा वाला एंगल कैलकुलेट करिए या फिर 360 में से माइनस कर दीजिए, बस इतना ही सिंपल वे में लिख सकते हैं। हाँ ना, देखो अगर हमें ये तीनों चारों आंसर निकालना ही है तो मैं बोल रहा हूं कि हम एक बार में भी लिख सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसा देखिए, अगर हम लोगों को ये आंसर निकालना है और आपको ए बी सी डी सबका है, हाँ, तो देखिए आप ए को लिखिए, हाँ, बी को लिखिए, हाँ, ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, फिर से ये जो है वो सी, हाँ, ये भी अपने को 60 डिग्री दिया है, और ये दिया है डी, ये अपने को 45 डिग्री दिया है। हाँ, ऐसा हम लोग बिल्कुल एक ही जगह पे कर सकते हैं। एंड बाय दिस वे आप बिल्कुल, मैंने बाकी सब तो समझा दिया है, आप ए से डी भी लिख सकते हैं, ए से ये, हाँ, तो एक दो जो भी रह गया है आप यहीं से लिख लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये आपका जो आ गया वो थीटा सी डी, थीटा सी डी कितना आ जाएगा, 180 में से 60 माइनस और 45 माइनस, 60 माइनस और 45 माइनस। हाँ, तो बाय दिस वे हम लोग लिख सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या वाला बात नहीं है। अगर बहुत सारे दिए रहते हैं तो आप एक जगह पर भी लिख सकते हैं, हाँ, इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल ना, जो भी वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है अपन इसमें से एक, तो आई होप ये भी 75 भी आ रहा है ना। बाकी कैलकुलेशन है, आप चेक कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एनीवे नाउ, और अगर हम लोग बात करें तो एक और तरीका होता है हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मेजर करने का, ठीक है ना। मैं यहीं पर लिखता हूं, हाँ, सपोज अपने को दो वेक्टर इस तरीके से गिवन है, ए है, हाँ, एंड बी है। हालांकि ये कोई और आंसर नहीं आएगा, ऑफ कोर्स मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। नाउ तरीका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कई बार हमें डायग्राम में आता है और आप उस तरीके से मेजर कर देंगे तो आपको ये सब अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करते हैं, अगर दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ना होके हेड टू टेल है, मतलब अगर ऐसा कंबाइन है, हाँ, अगर हम वेक्टर को टेल से टेल ना कंबाइन करके हेड टू टेल कंबाइन करते हैं, देन व्हाट वी डू कि जिसका हेड है आप उसके डायरेक्शन को, हाँ, एक्सटेंड करें, हाँ, and with extended direction measure the smallest angle, I mean this one, हाँ, with extended direction, हाँ, जिसका हेड है आप उसी के डायरेक्शन को एक्सटेंड करेंगे and again measure the smallest one। हाँ, नाउ अगर आप नोटिस करोगे
तो ये वेक्टर जो है कोई इससे अलग नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आपका सेम ही आ रहा है। अगर हम लोग b को यहां लाते तो ये जो भी है ना, तो ये एंगल और ये एंगल तो आपका सेम ही है, ये भी थीटा ही है अगर b को ऐसे लाते। हाँ बिल्कुल, बट ये है कि हम लोगों ने टेल को नहीं कॉन्साइड करा है। अगर हेड के पास जाते हैं, हाँ हेड टू टेल कॉन्साइड है, देन हम ये काम कर सकते हैं। क्या? एक्सटेंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हाँ whose head is coincided and then measure a smallest angle, हाँ with extended direction। तो ये आपका तरीका है, हाँ दूसरा, जिससे कि हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। तो देखते हैं कैसे हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं। हाँ, और अगर इन सिंपल वे में लिखा जाए, क्या? सपोज अपने को एक वेक्टर दिया है ऐसा a, हाँ दूसरा वेक्टर अपने को दिया है b, हाँ तो देखिए पहले एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग लिखेंगे तो ये r को हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस वॉट b। हाँ ध्यान से, अगर वेक्टर गिवन होने का क्या मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ऑफ कोर्स लेंथ गिवन है, या जो भी हम लोग a लिखेंगे, हाँ और एंगल भी, I mean कि अगर ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल से आप ऐसा करते हुए आप इस एंगल को भी कंसीडर करें कि ये गिवन है। हाँ ना, तो बात आता है कि ये हम लोगों ने लिख दिया, ये है एडिशन। द थिंग इज कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो हम लोग आर को नो डाउट ऐसा बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हाँ जी बिल्कुल, ये अलग से टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या है, ए एंड बी। तो जब आर आप बात कर रहे हो तो इसके दोनों चीजें बताने पड़ेंगे, आप इसके मैग्नीट्यूड भी बताइए, हाँ एंड एंगल भी बताइए। तो एंगल आप किसी से भी बता सकते हैं, ए से बता सकते हैं, बी से बता सकते हैं, हाँ तो आप फाई मतलब एंगल विथ ए, हाँ जी एंगल विथ ए, तो वेक्टर ए, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। हाँ नाउ जो गिवन है और जो हमें करने हैं, इतना तो हमें गिवन है, हाँ और ये हमें बताने होते हैं। अब ऐसा है कि ये चीज तो जनरल एक जो होता है ना कि बेसिक सम जो पढ़ते हैं और इसमें ये फर्क है। नाउ हम लोग दो लॉ यूज करते हैं जिसके बेसिस पर हम इसको ऐड करते हैं। अगर मैं लिखूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना, तो पहला हम लोग इसी को पढ़ते हैं और मैं यूज कर रहा हूं इसको। तो देखो अगर आप यहां पर भी बात करेंगे तो वेक्टर आपका यही है, से अगर हम लोगों ने वेक्टर लिखा था कि ये a है, हाँ और ये अगर आपका b है, हाँ तो अगेन आप रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट को हम लोग यही बात कर रहे हैं, a प्लस वॉट b, हाँ और यहां पर भी अगर आप लिखेंगे तो ये अपने को थीटा गिवन है। नाउ इन दिस वे हम क्या करते हैं उसको देखिए, हम एक वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, हाँ दूसरे वेक्टर को हाँ इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं सो दैट कि दोनों के टेल कॉन्साइड हो। तो आप इसको इस तरीके से इसी के पैरेलल ले आइए और ऐसे हम लोग रख देते हैं, हाँ ऐसे, तो ये आपका एंगल थीटा हो गया, राइट। नाउ देन क्या करेंगे कि हम लोग दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक बी के हेड से और एक ए के हेड से। कैसे? अगर हम लोग बी के हेड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ए के पैरेलल होनी चाहिए, हाँ और अगर ए के हेड से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बी के पैरेलल, हाँ तो बाय दिस वे हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। चलिए अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ओ पी क्यू, हाँ आर को हम लोग रिजल्टेंट लिख रहे हैं तो हम इसको एस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना देखिए, तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आ गया, सॉरी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय ऐसा लाइन ज्वाइनिंग, हाँ ये कॉमन टेल टू दिस, मतलब इस डायगोनल को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, हाँ जी दिस डायगोनल इज आवर रिजल्टेंट, हम इसको आर लिखते हैं, हाँ बिल्कुल ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपका रूल है, राइट। नाउ द थिंग इज कि अब अगर हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और कैलकुलेशन पर बात करें तो देखिए ऐसा हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, से हम लोग m मान लेते हैं, है ना। ना देखिए
अगर आप एंगल POQ, हाँ, जो ये थीटा है, तो ये वाला भी आपका थीटा होगा। हाँ बिल्कुल ना। अगर रिजल्टेंट की बात करोगे तो आर की बात करोगे तो वो आपका OS है। बिल्कुल हाँ। ना अगर इस तरीके से हम लोग लिखें तो देखिए इन ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल देखो OMS एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो OS है वो आपका हाइपोटेन्यूस है, यही OS ही तो R है। हाँ तो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस अगर हम लोग लिखेंगे तो वो OM का स्क्वायर और प्लस से SM या MS का स्क्वायर, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत सिंपल है। नाउ और अगर आप लिखेंगे तो देखिए अगर आप O से P की बात कर रहे हैं तो वो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। हाँ O से Q लिखोगे तो यही बात P से S है और यही आपका B है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ना जो OM है वो OM को अगर हम लोग लिखें O से M तो वो कितना आ जाएगा OP प्लस PM, OP प्लस P से M। हाँ देखिए OP तो A है, हाँ बट अब अपने को MS नहीं पता है एंड PM नहीं पता है। हाँ MS ये वाला और ये। नाउ अगर हम लोग फिर से बात करें कौन सा, जो छोटा वाला ट्रायंगल एक बन रहा है वो भी अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं PMS। हाँ PMS, तो PMS में अगर आप चलो cos थीटा लिखो, cos थीटा लिखने का पर्पस ये है कि हमें बेस को हाँ इन्वॉल्व करना है, तो दिस इंप्लाइज कि PM आ गया PS cos थीटा, दैट इज PM आ गया है अपने को B एंड कितना cos थीटा। हाँ जी हम लोग इसको देख सकते हैं, PM हमें चाहिए था, हाँ बिल्कुल OP तो पता है, PM चाहिए और विच इज B cos थीटा। नाउ सिमिलरली अगर आप sin थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो जाएगा, वो आ जाएगा MS अपॉन PS। हाँ एंड दिस इंप्लाइज कि MS आ गया PS एंड sin थीटा। ध्यान से MS आ गया PS इज B एंड व्हाट sin थीटा। तो देखिए इस तरीके से आपको जो वैल्यू चाहिए था, हाँ पहले तो हमें OM चाहिए, OM इज OP प्लस PM, तो OP तो A पता है, PM आ गया आपका कहता B cos थीटा। हाँ सिमिलरली आपका MS भी चाहिए था और MS आ गया कितना B sin थीटा। तो हम इस चीज को जो है यूज कर सकते हैं और लिख लेंगे, क्या है इसको मैं आगे ले चलता हूं। ना नेक्स्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप यहां से जाएंगे तो ये R आ गया OP प्लस PM का होल स्क्वायर और प्लस अगेन MS का होल स्क्वायर। ध्यान से OM यही है ना, आप देख सकते हैं O से M जो है OP प्लस PM है, OP जो है वो A है और PM जो है वो B cos थीटा है। हाँ तो आप R लिख लीजिए OP A प्लस B एंड व्हाट cos थीटा एंड MS is B and what sin थीटा। हाँ बिल्कुल इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी पूरा। हाँ नाउ R को अगर हम लोग लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB एंड व्हाट cos थीटा। हाँ नाउ अगर आप लिखोगे तो यहां से R जो आ गया वो आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड व्हाट cos थीटा।
2ab cos थीटा। नाउ सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, हाँ, रिजल्टेंट इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ, वेयर a एंड b क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो बाय दिस वे हम लोग रिजल्टेंट लिख चुके हैं। नाउ एक चीज और क्या है, हम लोगों ने बात करा था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो भी है हम इसको लिख रहे हैं और ये हमारा फाई ए है, मतलब ए के साथ ही बात कर रहे थे। हाँ, तो फाई ए अगर लिखना हो जाए ना, तो देखिए हम ट्रायंगल को देख रहे हैं, फिर से बड़ा वाला, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा, ओ एम एस, तो वापिस से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, वही है। और आप क्या करो ना कि मेरे को O से M पता है, बिल्कुल हम लोगों ने O से M लिखा है, और परपेंडिकुलर भी पता है S M, तो हम tan फाई लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं ना कि इन ट्रायंगल, हाँ, ऐसा हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल, हाँ, क्या नाम दिया है हम लोगों ने, OMS, तो OMS tan फाई लिख दीजिए। तो tan फाई अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो tan फाई आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ, एस एम अपॉन ओ एम। हाँ जी, तो जो भी एम एस अपॉन ओ एम, तो ये तो आता है बी एंड साइन थीटा, और ये आ गया आपका ए प्लस बी एंड व्हाट कॉस थीटा। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से फाई लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये एक अगेन तरीका है आपको एंगल को प्रेजेंट करने का। हाँ, ध्यान से नाउ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, तो देखिए ऐसा है कि ए के साथ एंगल लिखे हो ना, तो ए आपका नीचे में सिंगल आता है। हाँ, और साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा हमेशा नीचे रहेगा। हाँ, तो ये एंगल ए से है, राइट। अगर किसी को एंगल बी से लिखना हो, हाँ, तो देखिए आइदर आप इसको लिख लीजिए, कैसे, tan थीटा, तो इसी तरीके से, हाँ, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a एंड कितना cos थीटा। देखिए, या तो ये लिख लीजिए, अगर आपने ये कैलकुलेट करा है तो आप देखो एक बार डायग्राम को, और सिंपल वे में लिख सकते हैं। क्या, अगर आपको फाई ए पता है तो थीटा में से कर देंगे, तो ये वाला अपने को फाई बी नहीं पता चल जाएगा, तो फाई बी को अगर लिखना ही है तो हम थीटा माइनस फाई ए भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर फाई ए हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हाँ, थीटा माइनस फाई ए, माइनस फाई ए, है ना, तो ये इस तरीके से यूज करा जा सकता है, लिख सकते हैं। हाँ, नाउ द थिंग इज, देखिए अगर ना ये जो लिखा है, सपोज tan थीटा, हाँ, मान लो √3 आया, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं 60 लिख देंगे, 1 आ गया 45 लिख देंगे। लेकिन अगर बाय द वे tan थीटा की वैल्यू 7 आ गई, तो क्या करेंगे, यही काम करते हैं, क्या, tan इनवर्स 7 लिख दीजिए, है ना। तो ये एक तरीका है जस्ट कि आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप इसको भी एज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखें। हाँ, ना हम लोगों ने लिख लिया है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, हाँ, एज वेल एज उसका एंगल भी, है ना। नाउ चलिए हम इसके बेसिस पर एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं। इफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट, हाँ, and if its resultant is 5 unit, हाँ, then find the angle between the vector, then find the angle, चलिए पूरा लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ जी, बहुत सिंपल है, हाँ, आप लोग जरूर ट्राई करें, ठीक है ना।
तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं एंड मैं बार बार बोलता हूं कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई करिए, राइट। एनीवे हमें सपोज ए है 3, बी है 4 एंड रिजल्टेंट को आर जो भी आप मानना चाहते हैं हमें दे दिया है। तो हमसे थीटा पूछा गया है कि थीटा क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई ज्यादा क्या बोलोगे कंसेप्ट या ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है भी नहीं, सिंपल सिंपल हम जानते हैं कि r जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा, एज सिंपल एज दैट। आप इसको अप्लाई कर दीजिए, राइट, और सारी वैल्यू लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। क्या है, चलो तो r स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इज 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड व्हाट cos थीटा। तो ये आ गया 25 9 16 ये 24 cos थीटा। तो ये तो आपका 0 ही हो गया। हाँ तो 24 cos थीटा 0 है, तो ध्यान से, हाँ ये तो नंबर है, 0 नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज कि cos थीटा आपका 0 है, और cos थीटा 0 होता है जब थीटा आपका क्या हो 90 डिग्री। हाँ जी, हो गया। द थिंग इज एक 3 यूनिट, बी 4 यूनिट, आर हाँ 5 यूनिट दे दिया, तो एंगल हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। और देखिए सिंपल सिंपल हम लोगों ने रिजल्टेंट जो है वो यूज कर दिया है और हमारा काम हो गया। हाँ तो बिल्कुल आप जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, कौन सा, दो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिजल्टेंट और एक क्या एंगल। हाँ तो अभी हम लोगों ने एक का ही यूज करा है। हाँ चलिए एक दो और एग्जांपल्स हम लोग यूज करते हैं, हाँ, और उससे पता चलेगा कि क्या और करा जा सकता है ना। लिखते हैं, यस हाँ लिखिए, इफ टू वेक्टर्स हैविंग same magnitude and if its resultant also has the same magnitude। हाँ जी, मतलब ए बी दोनों का बराबर है और फिर बोल रहा है कि रिजल्टेंट का भी सेम ही है। हाँ then find the angle between the vectors, then find the angle between the vectors। हाँ ट्राई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप थोड़ी देर हो सके तो पॉज करके कर लीजिए। हाँ और जरूर ट्राई करिए, तभी आप सॉल्यूशन देखें। उससे देखिए नहीं होता है एनीवे, लेकिन हम लोग दाएं बाएं ये सब सोचते हैं ना, तो हमारी सोचने की जो भी है क्षमता बढ़ती है और वो बिल्कुल हमारे लिए एक प्रोग्रेसिव काम करता है। हाँ सो मेक श्योर जब भी आपको क्वेश्चन मिले, हाँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, तभी सॉल्यूशन देखें। ओके नाउ मैं लिखता हूं, देखो अगर मैं हम लोग ए को भी x मान ले, बी को भी x मान ले एंड रिजल्टेंट r है उसको भी x मान ले, अगेन हमसे थीटा ही पूछा गया है। हाँ तो जो पहला था उसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, आप चाहें तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा। हाँ नाउ आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x x एंड व्हाट cos थीटा। हाँ तो वैसे ये तो 0 हो गया, तो इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एंड cos थीटा। अगर हम लोग cos थीटा लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर दैट इज माइनस 1/2। अब देखिए थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। हाँ जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में जो वैल्यू हमारा आता है उसको ध्यान रखें, समझ रहे हैं। नाउ बात आती है माइनस 120 सॉरी cos थीटा की वैल्यू हो गई है -1/2। हाँ तो थीटा कितना होगा,
तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि थीटा कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं। नाउ इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए इन सब का भी तरीका होता है, ठीक है ना, बट मैं अभी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं। बट हाँ, आप 180 तक जो है वैल्यू को ध्यान रखेंगे जो स्टैंडर्ड है, हाँ, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशंस या जो भी बोल लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ज्यादा बेटर आसानी होता है ना। यस ना, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, थोड़ा और बेटर क्लियरिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट, इफ टू वेक्टर्स having magnitude 10 and 5 unit and angle between them is 120, हाँ देन, हाँ जी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल भी दे दिया है। देन फाइंड the resultant and, हाँ जी, then find the resultant angle made by resultant with 10 unit vectors। हाँ, जो बड़ा वाला है उसके साथ अपने को एंगल भी पूछा जा रहा है, राइट। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है जो ऐसा हम लोगों ने पहला सवाल करा है एक दो वैसा ही है, हाँ, और सिंपल वे में आप अगर लिखेंगे, हाँ जी, तो हम लोगों को जो कुछ भी दिया है, चलो ए मान लेते हैं ये 10 दिया है, बी मान लेते हैं 5 दिया है, एंड दिस टाइम थीटा अपने को गिवन है विच इज व्हाट 120, राइट। सो अपने को इस बार आर पूछा है और इसका जो भी एंगल है फाई वो भी पूछा है, ये बताइए, और वो भी अगर ए बड़ा वाला है तो ए के साथ, है ना, बड़ा छोटा कुछ भी लिखिए उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं एंड बहुत सिंपल आप यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट कॉस थीटा, राइट। और दिस इंप्लाइज की आर स्क्वायर, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 एंड कॉस 120, हाँ ऐसा है। तो 100 प्लस 25, हाँ, प्लस ये भी 100 हो गया और ये मेरे ख्याल से -1/2, हाँ जी, कॉस 120, हाँ, तो ये अपने को आ गया कितना, ये 50, ये ऐसे, तो एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 प्लस 25 50 ना, -50, हाँ, तो ये आ गया √75। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या और अगर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या ऑप्शंस में कुछ दिया हुआ है तो हम लोग और उसको भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए थोड़ा और लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट आ गया अपने को √75, हाँ, तो आप इसको 5√5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 5√3, हाँ लिख सकते हैं, हाँ। तो ये आ गया आपका, जो कुछ भी यूनिट होगा हम लोग लिख लेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट लिख लेंगे। नाउ एंड अगर हम लोग tan फाई की बात करें तो ध्यान से, अगर ए से एंगल लिखना है तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड व्हाट कॉस थीटा। देखिए जिससे एंगल लिखते हैं वो सिंगल रहता है, बाकी ऊपर में साइन थीटा और नीचे में क्या कॉस थीटा, तो थोड़ा लॉजिकली आप इसका ध्यान रखें, हाँ। एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग tan फाई की बात करें तो बी है, हम लोगों ने 5 माना है, साइन 120, हाँ, ये है 10 और प्लस 5 एंड कॉस 120। देखिए आपको थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत है, हाँ, और आप लोगों को पता होना भी चाहिए, हाँ, साइन प्लस में आता है, ध्यान से √3/2, एंड सिमिलरली ये आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू -1/2, हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लीजिए,
tan phi a इक्वल्स टू tan phi a, तो ये आपका आ जा रहा है 5√3/2 डिवाइडेड बाई, यहां से आ जा रहा है 20 - 5 और बाई 2, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो 5√3 और यहाँ पर आ गया 15। हाँ, तो आप इसको लिखेंगे तो ये भी 3 हो गया, इससे भी ये जाएगा तो ये √3 हो गया। तो tan phi a, देखिए इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन 1/√3, तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो phi a विल बी 30 डिग्री, राइट। अपने को मैग्नीट्यूड भी आ गया, हाँ, और रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ डायरेक्शन भी आ गया। तो बिल्कुल हम लोगों ने देखिए 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक रिजल्टेंट का और एक आपका एंगल का, तो ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। हाँ, नाउ हम कुछ और इसके जो वेरिएशंस हैं या जो एनालिसिस है वो और हम लोग आगे करने वाले हैं। ओके, सो कमिंग टू दैट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना। सो जो हम लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट करा था ना, उसको थोड़ा हम एनालाइज करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे हम उसका यूजेस कर सकते हैं, है ना। और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट और भी रिजल्ट्स जो आते हैं हमारे सामने, है ना, तो इन बातों को हम एक बार देखते हैं, राइट। चलिए, अगर हम लोग रिजल्टेंट जो हम लोगों ने लिखा था से आर जो है वो a² प्लस b² प्लस 2ab एंड व्हाट cos थीटा, राइट। हाँ, तो अगर हम लोग इस तरीके से बात करें, ये रिजल्टेंट जो गिवन है, तो फॉर 2 वेक्टर्स, हाँ, a एंड b, वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि r मैक्सिमम, हाँ, r मैक्सिमम, देखिए ऐसा हो रहा है ना कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, हाँ, और ऐसा है ना कि a और b जो है 2 वेक्टर हैं, तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि उसके मैग्नीट्यूड को फिक्स कर लेते हैं, हाँ, और हम एंगल को बदल के देखते हैं कि मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। बोलना ये है कि a सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 2ab, एंड आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो ये कि cos थीटा को आप मैक्सिमम कर लीजिए, राइट। नाउ सो दिस इंप्लाइज कि आर मैक्सिमम जो आएगा वो a² प्लस b² प्लस 2ab एंड 1, हाँ, हाँ जी। नाउ देखिए, जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा भी बात करने वाले हैं। तो ये हो गया अपने को क्या, a² b² प्लस 2ab, हाँ, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने को जो रिजल्टेंट आ रहा है वो r मैक्सिमम जो आ गया ना, r मैक्सिमम इज, हाँ, a प्लस b, राइट। अगर हम लोग इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, r मैक्सिमम a प्लस b। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है वो ये है कि cos थीटा की, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा जो होता है वो 0, हाँ, ध्यान से। तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है, a प्लस b होगा, हाँ, और उसके लिए एंगल ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर a आपका इस तरीके से है तो b भी ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, एंड एंगल, हाँ, दोनों ऐसा। हम लोग इसको आगे चल के थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स, तो उस टाइम पर हम इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, राइट। हाँ, सो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर मैक्सिमम कब आएगा, जब इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 0, हाँ, तो आपका रिजल्टेंट आता है a प्लस b। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग इसी तरीके से बात करें फॉर r मिनिमम, हाँ, तो r मिनिमम के लिए अगेन उसी कंसेप्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि a² b² प्लस 2ab, एंड दिस टाइम cos की वैल्यू को आप मिनिमम करिए,
है ना, एंड आर मिनिमम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -1। तो आर मिनिमम जो है हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b माइनस ए का होल स्क्वायर भी। हाँ जी ध्यान से, इसका भी रूल होता है, ठीक है ना, जो बड़ा होगा वही आप लिखेंगे। मेरा बोलना यह है कि आर मिनिमम को हम लोग a माइनस बी लिखेंगे तब जब a बड़ा होगा, नहीं तो b माइनस ए लिखना पड़ेगा। इन टोटल हम लोग ऐसे मॉडुलस में लिख देते हैं, है ना, और आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाँ नाउ फॉर दिस हाँ क्या होता है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है, देखिए जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है और मिनिमम जो है वो कितना होता है -1, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो खैर ये अलग रिजल्ट है। हाँ और यहां से हमें थीटा आ जाता है, थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे 180, हाँ या हम इसी को पाई रेडियन बोलते हैं, है ना। तो अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से ए, हाँ तो बी जो होगा जस्ट इसके क्या आना चाहिए ऑपोजिट, एंड दिस विल बी बी। हाँ तो थीटा क्या हो गया 180, राइट, और हम इसी का नोमेनक्लेचर कर देते हैं एंटी पैरेलल, राइट। एनीवे अभी हमारा मेन फोकस इसी पर है। ध्यान से, रिजल्टेंट मिनिमम a माइनस बी होगा, हाँ, और मैक्सिमम जो आया था क्या आया था a प्लस बी, राइट। नाउ तो अगर रिजल्टेंट को थोड़ा और बात करें हम लोग ना, तो देखिए रिजल्टेंट जो है आपका इस तरीके से रहेगा, क्या आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ वो आपका a प्लस बी हो सकता है, हाँ, और मिनिमम जो है वो a माइनस बी हो सकता है। समझ रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी से छोटा या बराबर हो सकता है, और a माइनस बी मैंने मॉडुलस के बारे में समझाया कि जो बड़ा होगा उसी से हम लोग माइनस करेंगे, एज इन ये मैग्नीट्यूड होता है। हाँ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। एनीवे रिजल्टेंट आपका इसी के बीच में होगा डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा, राइट। नाउ तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम लोग एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखते हैं, देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स having magnitude 6 and 8 unit, है ना, then what are the possible resultants? हाँ और मैं इसको ऑब्जेक्टिव बना देता हूं सो दैट कि आप थोड़ा सा फास्ट कर पाए। हाँ चलिए मैं लिख देता हूं 1 है, 3 है, 15 है, 20 है। क्या हो पाएगा, मैं अगेन बोलूंगा कि आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करें, राइट, है ना। तो आप एक बार ट्राई करिए और आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं ना तो सॉल्यूशन में लिखता हूं और बहुत सिंपल वे में हम इसको कर सकते हैं। हाँ देखिए, वैसे कई बार लोग पूछने पर उलझ जाते हैं, क्या करें नहीं करें कैसे करें, और मैं बताऊं ये बहुत सेकंडों का जो भी बोल लीजिए, बहुत ही सिंपल, विद इन अ सेकंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या चाहिए हमें, देखिए इतना ही बस हमें ध्यान रखना है कि आर जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम हाँ जो आएगा वो a प्लस बी है, हाँ, और आप जिसको भी a मानना चाहें b मानना चाहें, चलिए 6 प्लस 8 लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 14। हाँ बिल्कुल। नाउ सिमिलरली मिनिमम की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी। मैंने बोला था जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करें। हाँ तो ऐसा लिखने का मतलब ही होता है कि ये आने वाला है एंड दिस विल बी व्हाट 2। सो द थिंग इज कि r की जो वैल्यू है ना
वो r आपका 14 से लेकर और 2 के बीच में ही आएगा। हाँ, आप देख लीजिए, जो भी आपके 2 से 14 के बीच में होगा, एक से ज्यादा भी होगा तो भी वो सारे पॉसिबल है, राइट। सो नाउ दिस टाइम एक ही अपने को गिवन है, हाँ, और ये कौन सा बी है ना, ये उससे कम ही है, और दोनों ये 14 से ज्यादा है। सो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, बी। नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा और भी हम लोग तरीके से बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, और करते भी हैं, और उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, अगर हम लोग लिखें इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ रिजल्टेंट इज 10 यूनिट, हाँ, है ना, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, हाँ, उसमें रिजल्टेंट 10 यूनिट है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाँ ना। देखिए, इस बार जो बात है वो इस तरीके से चल रही है कि से ए को आपने 6 मान लिया, हाँ, बी को हम लोगों ने 8, है ना, ऐसा दिया हुआ था 6 and 8, है ना, यही था न्यूमेरिकल वैल्यू 6 and 8, यस, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि रिजल्टेंट भी इस बार गिवन है एंड दिस इज 10 यूनिट, राइट। सो अपने से एंगल पूछा गया है, और आप समझ ही रहे हो कि जो भी है मैक्सिमम से मिनिमम मतलब क्या है, 2 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि एंगल उनके बीच में कैसा है, हाँ। नाउ अभी बात हो रही है कि ये दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं ना कि रिजल्टेंट जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड व्हाट, कॉस थीटा, हाँ बिल्कुल। एंड अगर आप लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, हाँ, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 एंड व्हाट, कॉस थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 माइनस 36 माइनस 64 इक्वल्स टू, है ना, 96 कॉस थीटा, राइट। सो 96 एंड कॉस थीटा, तो ये तो 0 हो गया एंड दिस इज 96 एंड क्या, कॉस थीटा, हाँ। तो ऑफ कोर्स 96 तो नहीं होगा 0, तो जो 0 होगा वो आपका कॉस थीटा होगा, हाँ। एंड दिस इंप्लाइज कि थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा देन रिजल्टेंट अपने को क्या आएगा, 10 यूनिट, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, हाँ। नाउ देखिए, जो हम लोगों ने ये एनालिसिस करा रिजल्टेंट का, वो हम लोगों ने न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एनालिसिस करी। हम डायग्राम वाइज भी एनालिसिस इसकी कर सकते हैं, और वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोग इस तरीके से मैं लिखूं, हाँ, कि अगेन एनालिसिस हम रिजल्टेंट ही कर रहे हैं, तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि एक वेक्टर अपने को ऐसा है, देखिए हालांकि ब्रोकन नहीं लिखते हैं, बट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत लंबा है, हाँ। एंड दूसरा जो है ये अपने को कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, राइट, हाँ, ए एंड बी। तो अगर आप इसको पैरेललोग्राम यूज करें और हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, हाँ, ध्यान से, तो अगर आप इसको अगर लिखेंगे, देखेंगे, हाँ, तो आप यहां से फिर ये हम लोगों का रिजल्टेंट है, हाँ। आई होप कि समझ में आना चाहिए, एंड दिस विल बी आवर क्या, रिजल्टेंट, हाँ। तो देखिए, मेरे को जो समझाना है वो ये है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अगर आप देखोगे तो ए से एंगल बहुत कम है और बी से बहुत ज्यादा है, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। और दूसरी बात, आप चाहे जितना भी ए को बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और जैसे जैसे ए बड़ा होगा ये और इसके पास आता जाएगा, एंगल ये छोटा होता जाएगा, बट किसी भी हाल में ये आर जो है ए को क्रॉस नहीं करेगा इधर, राइट ना। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि रिजल्टेंट इज क्लोजर टू वेक्टर विच हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, राइट। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के पास होता है, हाँ।
नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी डायग्राम को मैं थोड़ा इस तरीके से भी ड्रॉ कर दूं कि सपोज अपने को बी ही बहुत बड़ा है, हाँ बी जो है वो इस तरीके से बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है, तो वापस से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे और हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, हाँ, और फिर मैं चाहूंगा कि रिजल्टेंट को मैं लिखूं, तो रिजल्टेंट को मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। और इस तरीके से भी फिर से बात करेंगे तो ये देखिए ये एंगल अगेन छोटा है और ये एंगल ये बड़ा है। देखिए कंसेप्चुअली तो बात वही है, क्या, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है अगेन उसके पास पहुंच गया, हाँ, एंड वापस से जो ये रिजल्टेंट है ना, इसको हम लोग रिजल्टेंट बोल रहे हैं, तो रिजल्टेंट है वो अगेन क्लोजर टू किसके है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हाँ, लार्जर वेक्टर। नाउ ये बात को यूज करते हुए फिर से हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना भी बड़ा हो जाए बी, अगेन रिजल्टेंट इसको क्रॉस नहीं करेगा, हाँ जी। सो द थिंग इज कि अगर डायग्राम वाइज हम लोग जाएं तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और वो ये कि अगर एक वेक्टर आपका ये रहा, दूसरा वेक्टर आपका, हम लोग ब्रोकन बस इसी पर्पज से दिखा रहे हैं कि ये कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो अगर आपका दो वेक्टर हैं ए और से बी, तो इनका रिजल्टेंट जो है ना वो इनके बीच से ही होगा, हाँ, इनका रिजल्टेंट जो है वो आपके इनके बीच से ही होगा, समझ रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो इधर या इधर चला जाए, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो आएगा, हालांकि दो नहीं होंगे एक ही होंगे, हाँ, आर डैश ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मस्ट लाई विद इन द वेक्टर, हाँ जी, उनके बीच से ही पास करेगा, ठीक है, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीजें हैं, हाँ। नाउ डायग्रामेटिकली हम इसका यूज भी करते हैं और कई बार हमसे पूछा भी जाता है, राइट। चलिए हम इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज, चलिए एक ऐसा लिख लेते हैं और एक ऐसा लिख लेते हैं, ए एंड बी, देन व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्टेंट्स। फिर से वही बात है, बट इस बार डायग्राम से रिजल्टेंट्स, हाँ। तो चलिए फिर से मैं ऑप्शन लिखता हूं, ए बी, ए ऐसा लिख लेते हैं, बी, सी एंड डी। ये हम लोगों ने चार रिजल्टेंट लिख रखे हैं, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, राइट ना। देखिए आप खुद, बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूं कि आप सॉल्यूशन देखने से पहले जरूर अपने से ट्राई करें, है ना, भले पॉज कर लीजिए, अपना ट्राई करिए एंड देन आप सॉल्यूशन पर आए, राइट। नाउ द थिंग इज कि हम लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो देखो मैं जो समझाया हूं या बोलना चाह रहा हूं वो ये कि अगर ये ए है, हाँ, और बी जो अपने को गिवन है, हाँ, तो बी को हम लोग कैसे ये लेके आएंगे, हाँ, टेल से कॉन्साइड करिए, ये रहा बी। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बीच में हो सकता है, रिजल्टेंट जो है वो इनके बीच से ही जाएगा, हाँ जी। तो ध्यान से, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है ऐसे, हाँ, तो ये इसी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना, रिजल्टेंट्स जो हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं संभव है क्योंकि वो बी से बाहर चला जाएगा, है ना। सिमिलरली ये देखिए, ये तो है ना उसके बीच से, ये ऐसे इधर एरो रहता है तो ये भी सही हो जाता है, ध्यान से। तो ये वाला आपका आ गया, हाँ, सी। तो देखिए डायग्रामेटिकली भी हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, राइट ना। और भी इससे रिलेटेड जो कुछ भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस हमारे को मिलेगा ही, है ना, और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, राइट नाउ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नाउ
देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स देखिए पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ अपने एडवांटेज हैं, हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे उससे भी हमें कुछ और सीखने के लिए मिलेगा। एंड देन हमारे पास ये भी आ जाएगा कि हाँ अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया रहे तो हमारे लिए क्या सूटेबल होगा, कौन सा हमारे लिए लॉ जो है वो ज्यादा बेटर होगा, एंड वो तभी हमें पता चलेगा जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो कमिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, राइट। सो लिखते हैं ना, देखिए अगर आप बात करोगे तो बात यहीं से स्टार्ट होता है कि से आपको दो वेक्टर हैं, हाँ, से हम लोग ए एंड बी, है ना। तो ए और बी अगर दो वेक्टर अपने को गिवन है तो रिजल्टेंट लिखने का मतलब यही है, ए प्लस क्या बी, वापिस से। और अगर आप एंगल पर जाएंगे तो एंगल आपको ये गिवन है या पता है, अगर वेक्टर गिवन है मींस कि आपके मैग्नीट्यूड भी पता होने चाहिए एंड एज वेल एज एंगल, मतलब डायरेक्शन भी होना ही चाहिए। तो हम लोग ए को बेस मानते हुए, हॉरिजॉन्टल मानते हुए, और हम लोग बी का एंगल लिख दिया, राइट। नाउ तो इन ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ एडिशन हम क्या करते हैं, यस, एक वेक्टर को हम लोग एज इट इज रखेंगे, हाँ, दूसरे वेक्टर को पहले हम लोग क्या करते थे कि इसके टेल से कंबाइन करते थे। अब ऐसा नहीं करना है, आप अगले के हेड से बी का टेल, तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, हाँ, ये ए रहा और ये बी रहा, राइट। नाउ तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो हम लोग इसके फ्री टेल से फ्री हेड तक ज्वाइन करिए एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट, ये, हाँ। तो अगर आप एंगल पर ध्यान देंगे तो एंगल हमारा कौन सा होगा, बिल्कुल ये जो दे रखा है यही हमारा थीटा है, राइट। नाउ तो बात आता है कि पहले जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ से करा था, क्या वो वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट अलग अलग है? तो देखते हैं थोड़ा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो बी के पैरेलल एक हम लोग यहां पर जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, और फिर इसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, एंड बाय दिस वे ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन का डायग्राम था वो बिल्कुल यही था, राइट। नाउ इन दिस केस हम बस यही करते हैं कि ये आप ड्रॉ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, राइट, दैट्स ऑल। बाकी अब अगर बात करें आगे तो देखिए अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, हाँ, और मैं लिखता हूं ओ पी एंड से एम एंड एन लिख ले, है ना, मैं इस डायग्राम को नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो पैरेललोग्राम लॉ में भी हम लोग जो पैरेललोग्राम था उसका कोई यूज नहीं था, जो यूज था वो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एम एन, हाँ, और ये छोटा वाला ट्रायंगल पी एन एम, राइट। और इसी के बेसिस पर हम लोगों ने कैलकुलेशन भी करा था। क्या बोला जा रहा है कि दिस इंप्लाइज जो रिजल्टेंट है वो आपका तो ओ एन है एंड दिस इज ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप हाइपोटेनियस बिल्कुल ट्रायंगल का है, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, है ना। अगर मैं चाहूं तो यहां पर लिख दे रहा हूं कि इन ट्रायंगल, हाँ, कौन सा है, ओ एम एन एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ अब अगर आप बात करोगे ना तो देखिए एक एक टर्म आपका पहले जैसा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि O से M जो है वो आपका O से P प्लस P से M, हाँ, OP जो है आपका A है, हाँ जी, PM और MN। तो फिर से हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो OP जो है वो A है और PM की बात करें तो इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आप PMN अगेन राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, तो इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे तो कॉस थीटा, ये सारा काम मैं बता रहा हूं हम लोगों ने पहले करा था, हाँ, और यहां से आपका PM आ जाएगा PN कॉस थीटा विच इज B एंड कितना कॉस थीटा।
देखिए बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो वो परपेंडिकुलर एम एन अपॉन पी एन आएगा, और मैं लिख रहा हूं एम एन जो है एम एन वो बी एंड कितना साइन थीटा, राइट। तो ये इस तरीके से हमें पता चल गया। नाउ हम इसको यहां पर यूज करते हैं। पी एम जो आया वो बी एंड कॉस थीटा है, हाँ, और एम एन जो आया वो आपका बी एंड कितना साइन थीटा, राइट। तो अगर आप यहां से रिजल्टेंट लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, तो आप इसको लिख लीजिए। क्या आ रहा है, ओपी प्लस पी एम का होल स्क्वायर और प्लस एम एन का होल स्क्वायर। हाँ जी, मैं बोल तो रहा हूं कि आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डेरिवेशन का एक एक टर्म आपका सेम है ना, राइट। अगर आप देखेंगे, एक बार आप पलट के देख सकते हैं नोट्स, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। मे बी एबीसीडी नोटेशन अलग मैंने लिख दिया होगा, बट डेरिवेशन वाइज, कंसेप्ट वाइज, ट्रायंगल वाइज बिल्कुल सेम है। नाउ हम इसके आएंगे और भी एडवांटेज पर कि आखिर बिल्कुल सेम है तो अलग नाम क्यों दिया गया है, एंड है इसके कुछ अपने एडवांटेज हैं। तो R इज A प्लस दिस इज B एंड cos थीटा एंड दिस इज B sin थीटा। नाउ R जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस B स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB एंड अगेन cos थीटा। हाँ जी, और अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल टर्म जो है सेम है ना, 2AB एंड व्हाट cos थीटा। यस, हाँ बिल्कुल रिजल्टेंट सेम है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सेम एज इट इज लिख दिया है और बस थोड़ा सा बातों के लिए हमने ट्रायंगल लिख दिया, हाँ ऐसा नहीं है। इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं जो हम लोगों को आगे अभी और पता चलेगा, है ना। नाउ बात आता है कंस्ट्रक्शन का, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट आता है कि एंगल भी बताना। तो एंगल हम लोग पहले भी फाई ए से बताए थे और अभी भी ए से लिखते रहे हैं, एंड वो भी एज इट इज सेम आने वाला है। आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ओ एम एन, हाँ हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम एन, हाँ, एंड tan फाई अगर लिखेंगे तो अगेन परपेंडिकुलर, हाँ जी, एम एन अपॉन ओ एम, हाँ, तो tan फाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b एंड cos थीटा। देखिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही डिस्कस करा था, क्या, जिससे एंगल होता है, हाँ, वो टर्म आपका डिनोमिनेटर में सिंगल में आता है, बाकी आप लॉजिकली ध्यान रखेंगे, है ना, b cos थीटा, राइट। तो दिस इज वे टू प्रेजेंट एंगल, है ना। तो हम लोगों ने एंगल लिख दिया, ये एंगल हम लोगों ने बताया है ए से। नाउ बी से भी हम लोगों ने बताने का कोशिश करा था, वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बी से लिखोगे तो यहां पर बी आ जाएगा, हाँ जो भी है, ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं। और एक तरीका और बताया था कि फाई बी लिखना है तो आप थीटा माइनस फाई ए भी लिख सकते हैं, हाँ जी। तो ये सब आपका बिल्कुल एज इट इज आप यूज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। नाउ अब देखो, अगर आप डेरिवेशन को देखेंगे, हाँ, तो इसका जो कुछ राइटअप है या जो हम लोग कुछ लिखते हैं, अगर स्कूल एग्जाम वगैरह में अगर आपको स्कूल में डेरिवेशन ये कराया जाए तो एक दो लाइन आप जरूर लिखें। क्या क्या हम लोग कि इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन, हाँ, वी कंबाइन वेक्टर्स, हाँ, फ्रॉम हेड टू टेल, राइट,
हेड से टेल, पहले क्या था, टेल टू टेल करते थे, है ना, हेड टू टेल, एंड रिजल्टेंट इज गिवन बाय, हाँ, लाइन ज्वाइनिंग फ्री टेल से कहां, फ्री हेड, है ना। तो आप इस चीज को जरूर एक दो लाइन लिखें, ठीक है ना। हम लोग तो ऑफ कोर्स थोड़ा मैथमेटिकली ही ज्यादा ध्यान देते हैं, हाँ, और वो कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आते हैं हम लोग एक दो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। इफ द रिजल्टेंट इज perpendicular to one vector and having magnitude half of other, हाँ जी, बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर के तो परपेंडिकुलर बता रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो दूसरे वाले वेक्टर से आधा है ना, हाफ ऑफ अदर, हाँ। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, हाँ। तो देखिए आप इसको ना बिल्कुल दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और मैं अभी कर भी दूंगा, हाँ। और आपको बकायदा अभी ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन मेरे लिए ज्यादा सिंपल है या एडवांटेजियस है, हाँ। एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया लगता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है ना। सो हम तो पहले दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं तो नो डाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, ए और बी मानते हुए, राइट, हाँ। एंड tan फाई, तो फाई ए से ही मैं मान लेता हूं, तो ए से लिखेंगे तो b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी एंड कॉस थीटा। तो देखिए अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, हाँ, कि पैरेललोग्राम है या ट्रायंगल लॉ है, तो रिजल्टेंट तो यही आने हैं ना। हम इस रिजल्टेंट के बेसिस पर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो करके देखते हैं, समझिए जरा। अगर फाई ए है मतलब एंगल हम लोग ए से ही 90 मान ले, हाँ, तो आप अगर से कि फाई ए को अगर हम लोग मानते हैं, हाँ, कि फाई ए 90 डिग्री है, हाँ, तो दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट जो होगा वो b बाई फिर 2 होगा। बी केयरफुल, हाँ, क्योंकि वो रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब a से परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो b के क्या होना चाहिए, हाफ, हाँ। तो पहले तो आप इस चीज को समझे कि इस तरीके से यूज करना है ना। तो अब आ जाइए, अगर आप एंगल को माने हैं एंड tan 90 लिख देंगे तो ऑफ कोर्स, हाँ, ये जो भी 90, हाँ, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी होने का मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम लोग इस तरीके से यूज करें कि tan 90 है विच इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b एंड व्हाट, कॉस थीटा, तो ये जो भी कुछ आपका बराबर तो नहीं ही लिखना चाहिए, है ना, ऐसा है। एंड दिस इंप्लाइज कि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, b एंड व्हाट, कॉस थीटा, 0। तो यहां से अपने को कॉस थीटा आ गया एंड कॉस थीटा इज माइनस ए बाई व्हाट, बी, हाँ, कॉस थीटा माइनस ए बाई बी। नाउ आप यही वैल्यू जो है यहां पर रख दीजिए, समझ रहे हैं, हाँ, एंड साथ में r की वैल्यू भी आप रखें, ठीक है। चलिए अगर आप इसको 1 बोलना चाहें और हम इसको 2 मान लेते हैं, है ना, तो ये तो हम लोग फ्रॉम 2 से लिखे हैं, है ना, फ्रॉम 2, तो ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नाउ आते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा माइनस ए बाई बी आया है, हाँ जी। तो r की भी वैल्यू लिख लीजिए, b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस ये सब करते हुए ये कैंसिल हो गया, तो प्लस क्या, ये -2a² है। हाँ, सिंप्लीफाई करिए, b² बाई 4, ये b² माइनस a², ऐसे ऐसे करते हैं, तो a² इक्वल्स टू b² माइनस b² बाई 4, तो ये आपका 3b² बाई 4। हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो a इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2b आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान से। तो अगर आप यहां से बात करोगे तो a/b जो है ना आपका प्लस माइनस √3/2 आ गया। हाँ, ऐसा, हाँ बिल्कुल, जो भी मैथमेटिकल ऐसे आएगा तो होगा ना, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों होते हैं। आइए जरा, अगर आप देखोगे तो cos थीटा जो आया है वो -a/b आया है। हाँ, तो इस तरीके से प्लस लिखोगे तो माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे तो प्लस आएगा, और आप माइनस प्लस ऐसे करते हुए √3/2 लिखा जा सकता है। हाँ, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है ना। तो अगर माइनस में हुआ तो कुछ और आएगा थीटा, और प्लस में हुआ तो कुछ और आएगा, है ना। तो आप अगर यहां से करेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है, चलिए अगर cos थीटा आपका √3/2 हुआ तो दिस इंप्लाइज की थीटा तो 30 डिग्री होता है। हाँ, एंड अगर cos थीटा की वैल्यू -√3/2 आया तो इसका थीटा आएगा 150 डिग्री। देखिए, जिसको ये वैल्यू नहीं पता है, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पर आप ध्यान देंगे, है ना, कि 180 तक की वैल्यू याद रखें, या एक होगा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, मैंने एक डाल भी रखा है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो अपने को फिजिक्स में यूज होता है। बस 30 मिनट 40 मिनट में आपका काम हो जाएगा कि कैसे हम लोग वैल्यू, बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद रखें। तो एनीवे आपकी जरूरत पड़ेगी और ध्यान रखें, है ना। तो ये आया। अब अगेन इतना करने के बावजूद भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर हम कौन सा रखें, या दोनों सही है क्या। हाँ, तो देखिए, ये मैथमेटिकली तो हम लोगों ने करा है जो भी रिजल्टेंट था। हाँ, और ये हमारे पास रिजल्ट है। नाउ आते हैं हम, मैं लिखता हूं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। हाँ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, और देखिए क्या एडवांटेज है और कितना ये आपके लिए सुटेबल होता है। ये रहा आपका रिजल्टेंट। हाँ, रिजल्टेंट ध्यान से टेल के साथ होता है। हाँ, ए के परपेंडिकुलर हो गया। तो आप ये बताइए कि आपका जो बी वेक्टर है वो ये होगा। हाँ बिल्कुल, तो हो गया। ध्यान से क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं कि ये वैल्यू अगर x है तो ये 2x होना चाहिए, है या नहीं। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड माना है तो ऐसा है, ये 90 डिग्री। अगर ये आप फाई मानेंगे तो ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल साइन फाई लिख दो। ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो साइन फाई लिख दीजिए। साइन फाई लिखेंगे तो वो r/b दैट इज x/2x। हाँ, ज्योमेट्री से ये 1/2 एंड फाई आ गया कितना, 30 डिग्री। देखिए, कई बार तो लोग यहां पर भी निकाल के और गलत कर जाते हैं। क्या, फाई इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाई ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। हाँ, मैंने जो तरीके बताए हैं, हम लोगों ने जो डिस्कस करे हैं, एंगल बताना है तो अगर हेड है तो आप इसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड करके और फिर आप लिखिए स्मॉलेस्ट वन। हाँ, और नहीं तो आप वेक्टर को जो भी आप लिख रहे हैं ए है, और अगर आपका बी है तो बी के टेल को यहां लेके आइए। हाँ जी, तो आपको ये स्मॉलेस्ट, एनीवे हम इस चीज को जानते हैं, है ना। एंड दिस इंप्लाइज की एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 माइनस 30 दैट इज 150। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, किसी को तो लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, और बात बिल्कुल सही है ना। और अगर आप इतना हाँ जो यूज करें हैं, आप केवल सिंपल ट्रायंगल साइन थीटा यूज करिए, और वो भी बहुत आसान है, 1/2 30 डिग्री बहुत आसानी से। मैं तो बोलूंगा कि आप डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हैं सही तो सेकंडों में आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ ना, देखो ऐसा है ना कि देखिए, अब कौन सा हमें क्लिक करता है ड्यूरिंग द एग्जाम या प्रैक्टिस, तो वो तो
आप ही समझ सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि देखिए यहां से भी जो कुछ भी हम करते हैं ना, उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है और बिल्कुल आंसर सही आएगा। समझ रहे हैं? कोई काम नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स ही काम आएगा, इतना ध्यान रखें। हाँ, द थिंग इज कि यहां से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और आएगा भी। थोड़े लॉजिक और अप्लाई करते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो पहला बात, ए एंड बी मैग्नीट्यूड होते हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो माइनस में नहीं होगा, ये होगा ही तो आपका प्लस में ही √3/2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है, राइट। नाउ तो अगर आप प्लस में लिखोगे तो ये वाली चीज आपका माइनस में ही आएगा। हाँ, और अगर आपका ये माइनस में आएगा तो एंगल क्या होगा? 150। हाँ बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूं ऐसा है कि थोड़ी नॉलेज या प्रैक्टिस की जरूरत ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है ना। एंड हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकली लिख सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके।